Assalamu alaikum everyone. Dr. Rabia here. Our today's lecture is about integumentary system. मतलब स्किन क्या है और स्किन की लेयर्स कितनी हैं, स्किन के अंदर डिफरेंट किस्म के जो स्ट्रक्चर्स हैं लाइक हेयर, नेल, ग्लैंड्स वगैरह, वो किस तरह के हैं और उनका जो है वो फंक्शन किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, स्किन के क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सब कुछ हम इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि स्किन जो है उसको हम रेफ़र कर सकते हैं एज अ क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। ठीक है, क्यूटेनियस मीन्स स्किन। तो स्किन की जो सबसे बाहर वाली हम मेम्ब्रेन्स अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मेम्ब्रेन्स भी पढ़ कर आए थे। जैसे हमने एपिथेलियल मेम्ब्रेन, मेजर जो कैटेगराइजेशन थी एपिथेलियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल मेम्ब्रेन पढ़ा था कि एपिथेलियल मेम्ब्रेन के फिर हमने मज़ीद म्यूकस मेम्ब्रेन, क्यूटेनियस मेम्ब्रेन, ये कैटेगराइजेशन पढ़ी थी। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, जिसके अंदर मतलब डिफरेंट किस्म के जो टिश्यूज़ हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसकी जो थिकनेस है ये कितना एरिया कवर करता है, स्किन जो है वो ऑलमोस्ट अबाउट 2 स्क्वायर मीटर्स का एरिया जो है वो कवर करता है और इसका एक इंडिविजुअल का जो वेट होता है उसका 7% कंट्रीब्यूट किया जाता है बाय द स्किन, यानी अबाउट 4.5 to 5 kg बनता है जो स्किन का वेट है। इसकी थिकनेस जो है वो वेरी करती है, बॉडी के किसी पार्ट की जो स्किन होगी वो थिन होगी और किसी दूसरे पार्ट की स्किन जो होगी वो थिक होगी। फॉर एग्जांपल आईलिड्स के ऊपर जो स्किन है उसकी थिकनेस 0.5 मिलीमीटर है, जबकि जो हील के ऊपर जो स्किन है, एड़ी के ऊपर या हाथ की पाम के ऊपर की जो स्किन है वो थिक होती है, उस वहाँ पे जो स्किन की थिकनेस होगी वो 4 मिलीमीटर होती है। ये थिक क्यों है ये अभी हम डिटेल थोड़ी सी देर में अभी पढ़ लेंगे। इसके अलावा जो ओवरऑल जो मोस्ट ऑफ द बॉडी के ऊपर थिकनेस है उसकी रेंज 1 to 2 मिलीमीटर होती है। जेंडर वाइज अगर हम डिस्क्रिमिनेशन देखें तो फीमेल्स की जो स्किन होती है वो थिनर होती है एज़ कम्पेयर टू द मेल्स, जहाँ पर मेल्स में स्किन थिक होती है। अब हम लेयर्स देख लेते हैं स्किन की जो सबसे ऊपर वाला लेयर होती है, थिनर पोर्शन होता है जो कि एपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर बना हुआ होता है, उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, विच इज़ ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो स्किन के ऊपर आउटर मोस्ट जो लेयर है, ये जो आपको एलिवेशंस, ग्रूव्स और रिजेस नज़र आ रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ये ऊपर वाली जो लेयर है इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर मज़ीद लेयर्स होती हैं, ये हम अभी डिटेल से पढ़ लेंगे। तो सबसे ऊपर वाली सुपरफिशियल लेयर, ए वेस्कुलर लेयर जो है वो हमारे पास कौन सी होगी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से नीचे जब हम जाएंगे तो फिर हमारे पास जो लेयर होती है उसको हम डर्मल लेयर बोलते हैं। इस डर्मल लेयर में हमारे पास जो है ये वेस्कुलर होती है, नर्व सप्लाई भी आ रही होती है यहाँ पर। डर्मल लेयर के नीचे हमारे पास एक और लेयर होती है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द स्किन, लेकिन हम जो है वो इसको कंसीडर करते हैं सबक्यूटेनियस लेयर के तौर पर हम इसे जानते हैं। अदर नेम्स आर हाइपोडर्मिस यानी स्किन के नीचे की लेयर, या सुपरफिशियल फेशिया भी इसको बोलते हैं। ये आपको ये जो येलो कलर की सारी लेयर नज़र आ रही है इसको हम सुपरफिशियल फेशिया या सबक्यूटेनियस हाइपोडर्मिस बोलते हैं। ये येलो कलर की इसी वजह से क्योंकि इसमें फैट्स, लिपिड्स स्टोर हुए हुए हैं। ठीक है, जो सेल्स उनको स्टोर करते हैं उसको हम एडिपोसाइट्स बोलते हैं। ये हम कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी पढ़ कर आए हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसको हम ये जो आपको रिजेस नज़र आ रही हैं, ठीक है, इनको हम एपिडर्मल रिजेस बोलते हैं। ये जो आपको एलिवेशंस और डिप्रेशंस नज़र आ रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को, ये जो आपको एपिडर्मल ही लेयर के कलर में नज़र आ रहे हैं, इनको हम एपिडर्मल रिजेस बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड ये जो हमें नज़र आ रहे हैं टीथ के तरह का स्ट्रक्चर, इसको हम डर्मल पेपिलाई बोलते हैं। ये अब आगे हमने पढ़ना है इसलिए मैंने यहीं पे बता दिया। दीज आर द हेयर्स ऑफ द स्किन। ठीक है, ये अपेंडेजेस हैं स्किन की, स्किन के साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो आपको मसल नज़र आ रहा है इसको हम, ये स्मूथ मसल है जिसको हम एरेक्टर पिलाई मसल बोलते हैं। यही मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो गूज बम्प्स, जो आपके हेयर एरेक्ट पोजीशन में आ जाते हैं, अभी थोड़े से टिल्टेड पोजीशन के अंदर है, नॉर्मल पोजीशन में, लेकिन जब गूज बम्प्स में ये हेयर एरेक्ट पोजीशन में चले जाते हैं तो वो इन्हीं
एरेक्टर पिलाई मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। इसके साथ साथ ये जो हेयर फॉलिकल है ये डिफरेंट किस्म के जो है वो सेबेशियस ग्लैंड्स के साथ एसोसिएटेड होता है, सीबम प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स के साथ। एक और कैटेगरी है स्किन के अंदर ग्लैंड्स की जिसको हम स्वेट ग्लैंड बोलते हैं, वो भी इसी डर्मल लेयर के अंदर डीपर स्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ डिफरेंट किस्म की नर्व एंडिंग्स होती हैं जो मैसेज लेकर स्किन से लेकर जाती हैं या स्किन तक लेकर आती हैं। तो हम अब एपिडर्मिस पढ़ते हैं। एपिडर्मिस जो है वो हमारे पास अगेन उसी तरह से आउटर मोस्ट लेयर है और ये कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बनी हुई होती है। कैरेटिनाइज्ड मीन्स कैरेटिन होगा ऊपर पड़ा हुआ प्रोटीन, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड मीन्स मोर देन वन लेयर्स। सेल्स कैसे होंगे, स्क्वेमस शेप्ड सेल्स होंगे यानी फ्लैट सेल्स होंगे और ये एपिथेलियल टिश्यू से हैं। ये किस लेयर से डिराइव हुई होती है एपिडर्मिस? एक्टोडर्म लेयर से। मैं इतनी बार बता चुकी हूँ कि जो एम्ब्रियो है उसमें 3 लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। आप एफएससी में चिक वाला चैप्टर पढ़ कर आए हो, आई थिंक वो चैप्टर 17 है डेवलपमेंट के नाम से। तो उसमें यही बताया हुआ है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है एम्ब्रियो का वो आगे चलकर किस स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएट होता है, या आगे अपने डेवलपमेंट के फाइनल स्टेजेस में कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। तो जो एक्टोडर्मल लेयर है वो एपिडर्मल लेयर ऑफ द स्किन बनाती है। इसमें वेयर एंड टीयर का फिनोमेना हो रहा होता है एपिडर्मिस के अंदर। वेयर एंड टीयर का मतलब यह है कि आपने कभी सुना होगा कि स्किन चेंज हो रही है, ठीक है। स्किन चेंज होने का मतलब ये है कि जो एपिडर्मिस के अंदर पड़े हुए सेल्स हैं वो जो ओल्डर सेल्स हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं बाय द न्यू सेल्स। जो पुराने सेल्स होते हैं वो टूट के गिरना शुरू हो जाते हैं, शेड ऑफ होना शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह पे न्यू सेल्स आना शुरू हो जाते हैं। दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज वेयर एंड टीयर फिनोमेना एंड टर्नओवर स्लोज डाउन विद द एज। कि ये जो स्किन के रिप्लेसमेंट का प्रोसेस है ये जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है ये स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। एपिडर्मिस के अंदर हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। दीज आर केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स एंड मार्कर सेल्स। जो हमारे पास सबसे ज़्यादा अबंडेंस में एपिडर्मिस के अंदर पाए जाने वाले सेल्स हैं उनको केराटिनोसाइट्स बोलते हैं। अबाउट 90% ऑफ एपिडर्मल सेल्स आर केराटिनोसाइट्स। अब आई होप कि आप लोगों को ये जो है ना वो समझ आ गई हो कि साइट्स मीन्स सेल्स है एंड केराटिनो मीन्स कि केराटिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होंगे। अगेन आगे यही लिखा हुआ है, केराटिनो मीन्स हॉर्न लाइक एंड साइट्स मीन्स सेल्स। कि सेल्स जो हैं वो हॉर्न लाइक टफ सेल्स होंगे और ये कितने नंबर ऑफ रोज़ में अरेंज्ड होते हैं, 4 और 5 लेयर्स बनी हुई होती हैं इन सेल्स की और ये केराटिन को प्रोड्यूस करते हैं। नाउ केराटिन इज़ अ टफ फाइब्रस इंट्रासेलुलर प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है स्किन की प्रोटेक्शन में हेल्प करती है और इसके साथ साथ स्किन के नीचे पड़े हुए टिश्यू को हीट से, माइक्रोब की एंट्री से और केमिकल्स से प्रिवेंट करती है। यानी ये हमने सबसे ऊपर पढ़ा केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड, यानी केराटिन की प्रोटीन की एक लेयर लगी हुई होती है, इस तरह से समझ लें, ठीक है। टॉपिंग हुई हुई है केराटिन प्रोटीन से। तो ये जो केराटिन प्रोटीन है ये एक बैरियर के तौर पर एक्ट करती है। केराटिनोसाइट्स ऑल्सो प्रोड्यूस द लैमेलर ग्रैन्यूल्स विच रिलीज अ वाटर रिपेलेंट सीलेंट दैट डिक्रीजेस द वाटर एंट्री एंड वाटर लॉस। अब अगेन उसी तरह से ये जो केराटिनोसाइट्स हैं ये एक दाने जो है ना वो रिलीज़ करते हैं, लैमेलर ग्रैन्यूल्स उनको बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक वाटर रिपेलेंट सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं जो स्किन के अंदर से बाहर वाटर की एंट्री या वाटर के लॉस को बचाता है। यानी ना बाहर से पानी अंदर जा सकता है ना अंदर का पानी बाहर आ सकता है। और इसी तरह से ये बैरियर जो है वो पानी के साथ साथ जो डिफरेंट किस्म के फॉरेन मटेरियल्स हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उनकी स्किन के अंदर एंट्री को भी इनहिबिट करता है। सो बैरियर के तौर पर एक्ट करता है। उसके अलावा हमारे पास 8% ऑफ एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो मेलानोसाइट्स होते हैं। अगेन साइट्स मीन सेल्स एंड मेलानो मीन्स मेलानिन।
दीज मेलानोसाइट्स यानी ये सेल्स जो हैं कहाँ से डेवलप हुए होते हैं, फ्रॉम द न्यूरल क्रस्ट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड प्रोड्यूस द पिगमेंट नोन एज मेलानिन, नाम से हमें पता चल रहा है. नाउ द मेलानोसाइट्स हैव अ क्यूबाइडल सेल बॉडी with the long arm-like processes that project between the neighboring cells. ये हमारे पास केराटिनोसाइट्स हैं, ये हमारे पास मेलानोसाइट्स हैं कि ये क्यूब शेप्ड सेल्स हैं जिसके बाहर जो है वो आर्म लाइक प्रोसेसेस निकले हुए हैं और ये मेलानिन को प्रोड्यूस कर कर, अब ये जो आर्म लाइक प्रोसेसेस हैं ये फिक्स हुए होते हैं इन द केराटिनोसाइट्स. ठीक है, यानी एक केराटिन के अराउंड या एक मेलानोसाइट के अराउंड बहुत सारे केराटिन जो सेल्स हैं वो लगे हुए होते हैं. तो इस तरह से जो मेलानिन है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है बाय द मेलानोसाइट्स, ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है या दे दिया जाता है, हवाले कर दिया जाता है टू द केराटिनोसाइट्स. ये यहाँ पे लिखा भी हुआ, बाय मीन्स ऑफ दीज प्रोसेसेस वन मेलानोसाइट कैन कॉन्टैक्ट अप्रॉक्सीमेटली 30 नेबरिंग केराटिनोसाइट्स. Their long cylinder projections transfer the melanin to the neighboring keratinocytes. Now melanin is अब मेलानिन जो है वो बॉडी में दो तरह का बनता है. एक टाइप है मेलानिन की जिसका कलर या इसके जो कलर है उसका वो वेरी करता है फ्रॉम येलो टू रेड, और एक और मेलानिन है जिसका कलर जो है वो वेरी करता है फ्रॉम ब्राउन टू ब्लैक. और ये दोनों तरह के पिगमेंट जो हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू द स्किन कलर. जो किसी भी इंडिविजुअल का जो स्किन कलर होता है वो मेलानिन ही इम्पार्ट करता है, और इसके साथ साथ मेलानिन जो है वो एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेज को. Once inside the keratinocytes, the melanin granules cluster to form the protective veil over the nucleus on the side towards the skin surface. के अभी हमने पढ़ा कि जो मेलानोसाइट्स हैं वो मेलानिन को प्रोड्यूस करने के बाद केराटिनोसाइट्स को दे देते हैं. सो जो मेलानिन ग्रेन्यूल्स हैं वो केराटिनोसाइट्स के सेल्स के न्यूक्लियस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं ताकि जो भी स्किन की आउटर मोस्ट सरफेस से जो सन रेज एब्जॉर्ब की जाएंगी वो डिस्ट्रॉय ना कर सकें केराटिनोसाइट्स के डीएनए को. सो द मेलानिन ग्रैन्यूल्स इफेक्टिवली प्रोटेक्ट द केराटिनोसाइट्स. Melanocytes themselves are particularly susceptible to damage by the UV light. In other words, melanocytes जो हैं वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय एब्जॉर्बिंग यूवी लाइट, या ख़ुद जो है वो यूवी लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, और इस तरह से वो अपने इर्द गिर्द पड़े हुए जो केराटिनोसाइट्स हैं उनको यूवी लाइट की डिस्ट्रक्शन से बचा लेते हैं. नेक्स्ट सेल इज़ लैंगरहैंस सेल्स. ये बोन मैरो से ओरिजिनेट करते हैं, उसके बाद ये माइग्रेट कर जाते हैं, यानी बनते बोन मैरो में हैं, वहाँ पे बनने के बाद ये एपिडर्मिस के अंदर आकर अपना काम शुरू कर देते हैं. दीज आर द पुलिस ऑफ द स्किन. ये क्या करते हैं, ये इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो देते हैं, ये जनरेट करते हैं कि अगर कोई सा भी माइक्रोब किसी भी तरह से कैरेटिन बैरियर को क्रॉस करके स्किन के अंदर आ गया तो ये पहली जो है ना वो लड़ाई होती है लैंगरहैंस सेल से उस माइक्रोब के साथ. इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो जनरेट करते हैं. सो लैंगरहैंस सेल्स एंड अदर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज द फॉरेन माइक्रोब और द सब्सटेंस सो दैट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. लैंगरहैंस सेल्स आर इजीली डैमेज्ड बाय द यूवी लाइट. नेक्स्ट टाइप है हमारे पास मार्कल सेल्स की, या फिर हम इसको टेक्टाइल एपिथेलियल सेल्स भी बोलते हैं, और ये लीस्ट नंबर है एपिथेलियल सेल्स में से. ये लोकेटेड होते हैं इन द डीपेस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस की अभी हम आगे 5 लेयर्स पढ़ेंगे, उसमें से जो सबसे डीपेस्ट लेयर होगी उस लेयर के अंदर ये सेल्स होते हैं. वेयर दे कॉन्टैक्ट द फ्लैटेंड प्रोसेस ऑफ sensory neurons, a structure called as a tactile disc. ये हमारे पास लैंगरहैंस सेल्स है और ये हमारे पास ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये उसकी नर्व एंडिंग है जो कि एक डिस्क बना रही है. इस डिस्क के साथ ये मार्कर सेल्स जो हैं वो एसोसिएट होते हैं, और इस तरह से ये सेंसेशन के साथ एसोसिएटेड है मार्कर सेल.
टच सेंसेशन के साथ। फिर हमारे पास है लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस। अभी हमने पढ़ा था कि एपिडर्मिस के अंदर जो है ना वो 5 लेयर्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द स्किन। स्किन थिन है या थिक है, उसमें जो है ना वो अभी हम आगे जाके पढ़ लेंगे कि कौन सी लेयर एक्सक्लूड कर देनी है थिन स्किन के अंदर और कौन सी लेयर को थिक कर देना है थिक स्किन के अंदर। पहली हमारे पास है डीपेस्ट लेयर है बेसिलाई। इसके लिए एक नमोनिक है। एपिडर्मिस की लेयर्स को याद करने के लिए फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप, यानी आपने आउटर मोस्ट से या आउटर लेयर से इनर लेयर में जाना है। नमोनिक इज कम लेट्स गेट सम बियर। कम फॉर कॉर्नियम, एल फॉर ल्यूसीडियम, गेट फॉर ग्रेनुलोसम, सम फॉर स्पाइनोसम एंड बियर मीन्स बेसिलाई। अगेन बता रही हूँ, कम लेट्स गेट सम बियर। दिस इज द नेमोनिक्स टू मेमोराइज द ऑर्डर ऑफ द लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस। हम डीपेस्ट लेयर से शुरू होंगे। बेसिलाई इसको बोलते हैं, ये डीपेस्ट लेयर होती है। इसके अंदर कैराटिनोसाइट्स, क्यूबाइडल या कॉलमिनर सेल्स होते हैं और ये सिंगल रो के अंदर लगे हुए होते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है जो कि सेल्स लेयर्स को बता रहा है, एपिडर्मिस की लेयर्स को। ठीक है, ये जो सिंगल लेयर है इसको हम बेसिलाई बोलते हैं। बेसिलाई से ऊपर हमारे पास ल्यूसीडियम है। ठीक है, उसके ऊपर हमारे पास स्पाइनोसम है, फिर ग्रेनुलोसम है और फिर हमारे पास सबसे ऊपर कॉर्नियम है। हम सुपरफिशियल टू डीप जा रहे हैं। कम लेट्स गेट सम बियर। कॉर्नियम, ल्यूसीडियम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम एंड बेसिलाई। सो पहला पॉइंट रिलेटेड टू बेसिलाई क्या है कि ये डीपेस्ट लेयर होती है और ये एक रो से मिलकर बनी हुई होती है। और उन सेल्स में कौन से होते हैं, या कॉलमिनर या क्यूबाइडल कैराटिनोसाइट्स होते हैं और उनके एंड दो सेल्स कंटेन द प्रोटीन विच इज़ नोन एज टोनोफिलामेंट्स, यानी कैराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। अब ये जो है वो माइटोटिकली एक्टिव लेयर होती है सेल्स की, जो कि माइटोसिस के प्रोसेस में जाते हैं और न्यू सेल्स बनाते हैं। स्टेम सेल्स अंडरगो सेल डिवीजन टू प्रोड्यूस न्यू कैराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स एंड मार्कर सेल्स। अगली लेयर है स्पाइनोसम। स्पाइनोसम के अंदर हमारे पास कैराटिनोसाइट्स की 8 to 10 रोज होती हैं और उसके बीच में जो कैराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। कंटेन्स द आर्म लाइक प्रोसेसेस ऑफ मेलानोसाइट्स एंड लंगरहैंड सेल्स, यानी इसमें मार्कर सेल्स नहीं है। हम मार्कर सेल्स के अंदर पढ़ कर आए थे कि वो डीपेस्ट लेयर के अंदर होगा। तो कैराटिनोसाइट्स हैं, लंगरहैंड सेल्स हैं और मेलानोसाइट्स हैं। अगली लेयर है हमारे पास ग्रेन्युलोसम, मतलब अब हम सुपरफिशियल जा रहे हैं, उल्टा शुरू में डीपेस्ट से सुपरफिशियल जा रहे हैं। ग्रेनुलोसम के अंदर 3 to 5 रोज होती हैं कैराटिनोसाइट्स की, जिसके अंदर ऑर्गेनेलिस जो हैं वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं और जो सेल्स हैं दे कंटेन द प्रोटीन इन फॉर्म ऑफ कैराटोहायालिन विच कन्वर्ट्स द कैराटिन फिलामेंट्स इनटू कैराटिन। अभी तक हमने यहाँ पे दोनों जगह पे कैराटिन फिलामेंट्स पढ़ा, कैराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, कैराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब जो यहाँ पर ग्रेनुलोसम में प्रोटीन आई है वो इन द फॉर्म ऑफ कैराटिन आई है एंड लैमिलर ग्रेन्यूल्स आए हैं जो कि वाटर रिपेलेंट सिक्रेशन सिक्रीट करती है। अगली लेयर हमारे पास ल्यूसीडियम की है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रेजेंट ओनली इन स्किन ऑफ, ये ल्यूसीडियम स्किन जो है वो ल्यूसीडियम लेयर ऑफ द स्किन जो है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की स्किन है। पर्टिकुलरली जो ल्यूसीडियम लेयर है एपिडर्मिस की वो थिक स्किन के अंदर होती है। अभी हम आगे पढ़ लेंगे कि थिक स्किन कहाँ कहाँ होती है। इसके अंदर 4 to 6 रोज होती हैं। सेल्स कैराटिनोसाइट सेल्स ही होते हैं, बट हेयर द सेल्स आर डेड, क्योंकि अब हमने पढ़ चुके हैं कि एपिडर्मल लेयर जो है वो एवेस्कुलर लेयर है और ये अब इतनी दूर हो चुकी है ब्लड वेसल्स से कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू भी न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा। इस वजह से यहाँ पे सेल्स जो हैं वो डेड हो गए हैं एंड दे कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्डरली अरेंज्ड कैराटिन प्रोटीन।
नेक्स्ट लेयर हमारे पास है कॉर्नियम। इसमें हमारे पास 25 to 30 रोज होती हैं डेड फ्लैट केराटिनोसाइट्स की, और इनमें ज़्यादातर क्या है, केराटिन है, यानी ये मोस्ट सुपरफिशियल लेयर है। अब हम पढ़ लेते हैं थिन स्किन एंड थिक स्किन। जो मोस्ट ऑफ द बॉडी रीजन की स्किन है उसके अंदर 4 ही लेयर्स होती हैं, ये 4 स्ट्रेटा होते हैं, ल्यूसीडियम नहीं होता, और थिन कॉर्नियम होता है। इस टाइप की स्किन को थिन स्किन कहते हैं और ये मोस्ट ऑफ द बॉडी को कवर किए हुए होती है। ऐसी स्किन सरफेसेस जहाँ पे फ्रिक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट्स, पाम्स या सोल्स वगैरह, इन साइड्स के ऊपर जो स्किन लगी हुई होती है उसके पास एक एडिशनल लेयर आती है और जो कॉर्नियम लेयर होती है वो थिक हुई हुई होती है। सच टाइप ऑफ स्किन इज नोन एज थिक स्किन। नाउ द डिफरेंस बिटवीन थिन स्किन एंड थिक स्किन क्या है कि ये थिन स्किन सारी बॉडी को कवर किए हुई होती है एक्सेप्ट पाम्स एंड सोल्स। सो थिक स्किन कहाँ की होगी, पाम एंड सोल की होगी। एपिडर्मल थिकनेस जो है वो एपिडर्मस थिन स्किन की थिन होगी और थिक स्किन की थिक होगी, क्योंकि उसके पास एक एडिशनल लेयर भी है और साथ साथ जो कॉर्नियम लेयर है वो भी थिक हुई हुई है। एपिडर्मल स्ट्रेटा की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटम ल्यूसीडियम जो है वो नहीं होगी थिन स्किन के अंदर, और ल्यूसीडियम थिक स्किन के अंदर प्रेजेंट होगी। एपिडर्मल रिजेस की अगर हम बात करेंगे तो लैकिंग ड्यू टू पुअरली डेवलप्ड डर्मल पेपिलाई, और यहाँ पर थिक स्किन के अंदर प्रेजेंट होंगे। हेयर फॉलिकल्स एंड इरेक्टर पिलाई ऑफ द मसल्स जो हैं थिन स्किन के अंदर प्रेजेंट होंगे बट थिक स्किन के अंदर एब्सेंट होंगे। सेम केस सेबेशियस ग्लैंड के साथ भी है। स्वेट ग्लैंड थिन स्किन के अंदर फ्यूअर होंगे और जो थिक स्किन है उसके अंदर ज़्यादा होंगे। और सेंसरी रिसेप्टर भी इसी तरह से पास मतलब थिन स्किन के अंदर दूर दूर होंगे और जो थिक स्किन है उसके अंदर पास होंगे। ये हमारे पास सेल्स भी दिखा दिए हैं और लेयर्स भी दिखा दिए हैं कि किस तरह से जो है वो एपिडर्मिस होती है। नाउ एपिडर्मिस के नीचे हमारे पास आती है डर्मिस। ये मीजोडर्म से डिराइव हुई होती है। ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। अब कनेक्टिव टिश्यू है तो इट मीन्स इसके अंदर सेल्स होंगे, फाइबर्स होंगे। फाइबर्स कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर्स हैं। सेल्स की अगर हम बात करेंगे तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स फिक्स्ड सेल्स में चले जाएंगे, यानी जो डर्मिस के अंदर ही रहेंगे, और वांडरिंग सेल्स के अंदर यानी मोबाइल सेल्स की अगर आप बात करोगे जो डर्मिस के अंदर घूमते फिरते रहेंगे, जिनका दिल नहीं लगता, वो है हमारे पास मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इसके साथ साथ डर्मल लेयर जो है इसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, और हेयर फॉलिकल्स और स्किन के अंदर पड़े हुए ग्लैंड्स इसी लेयर के अंदर होते हैं। डर्मिस हैज़ अ ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। जिस तरह से एपिडर्मिस की लेयर जो थी वो वेरी कर रही थी बॉडी के रीजन से थिकनेस में, इसी तरह से जो डर्मिस की थिकनेस होगी वो भी वेरी करेगी फ्रॉम रीजन टू रीजन, रीचिंग इट्स ग्रेटेस्ट थिकनेस ऑन द पाम एंड सोल। जिस तरह से एपिडर्मिस पाम एंड सोल में थिक थी, इसी तरह से डर्मिस ऑफ द स्किन भी पाम एंड सोल के अंदर थिक होगी। और अगर हम कंपेयर करें डर्मल लेयर को और एपिडर्मल लेयर को, बिल्कुल पहले डायग्राम के अंदर तो हमें पता खुद चल रहा है कि जो डर्मल है वो थिक होती है, यानी ये देखें इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक डर्मस फैला हुआ है, जबकि एपिडर्मस सिर्फ इतना सा है। सो डर्मल लेयर के अंदर मज़ीद जो है वो हमारे पास 2 लेयर्स आ जाती हैं। सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर होती है और उसके नीचे रेटिक्यूलर लेयर होती है। सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर के अंदर हमारे पास डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं एंड फाइन इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। इस लेयर के अंदर डर्मल पेपिलाई होते हैं जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और रिसेप्टर्स होते हैं, कार्पसल्स ऑफ द टच एंड फ्री नर्व एंडिंग्स। पेपिलरी लेयर के नीचे अगर हम जाएं तो फिर हमारे पास होती है रेटिक्यूलर लेयर। इसके अंदर भी ये भी उसी तरह से डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है, लेकिन यहाँ पर कोलेजन जो है वो थिक हुआ होता है, वहाँ पे थिन था, और कुछ इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, और स्पेसेस बिटवीन द फाइबर्स कंटेन सम ऑफ द एडिपोज सेल्स, हेयर फॉलिकल्स, नर्व्स, सेबेशियस ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स।
ये अब हमारे पास ऊपर वाली जो लेयर है ये हमारे पास पेपिलरी लेयर है, और डीप टू पेपिलरी लेयर जो है वो हमारे पास थिक होगी, और ये रेटिकुलर लेयर है जिसके अंदर फॉलिकल्स, ग्लैंड्स वगैरह और नर्व्स वगैरह आ जाती हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ द स्किन कलर, के एक इंडिविजुअल की स्किन का जो कलर है वो किस पिगमेंट से आता है। 3 पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेलानिन, हीमोग्लोबिन एंड कैरोटीन। ये तीनों पिगमेंट्स जो हैं वो स्किन को कलर देते हैं। मेलानिन जो है, द अमाउंट ऑफ मेलानिन कॉजेज द स्किन्स कलर टू वेरी फ्रॉम पेल येलो टू रेडिश ब्राउन टू ब्लैक। जैसे मैंने पहले बताया था कि मेलानिन जो है वो 2 तरह का होता है, एक फियो मेलानिन होता है जो कि येलो टू रेड कलर इम्पार्ट करता है, और एक ह्यू मेलानिन होता है जो कि ब्लैक टू ब्राउन कलर इम्पार्ट करता है। ये मोस्टली टाइप ऑफ मेलानिन जो है वो हेयर के अंदर होती है। आपने देखा होगा किसी के कलर, हेयर कलर ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, तो वो ह्यू मेलानिन की वजह से होता है। नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स हर इंडिविजुअल के अंदर सेम होते हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल का स्किन कलर जो है वो चेंज होता है, कि इस वजह से कि या तो पिगमेंट की अमाउंट कितनी रिलीज़ हो रही है और कितना पिगमेंट जो है वो केराटिनोसाइट को ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम द मेलानोसाइट्स। कुछ ऐसे इंडिविजुअल होंगे जिसमें मेलानिन वैसे तो ये जेनेटिकली होता है, लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, कितना प्रोड्यूस हो रहा है और कितना केराटिनोसाइट्स को दिया जा रहा है। मेलानोसाइट्स जो मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो मेलानिन को सिंथेसाइज करते हैं एक अमाइनो एसिड की मदद से। दैट अमाइनो एसिड इज़ नोन एज टायरोसिन, और इसकी प्रोडक्शन एक एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, वो एंजाइम कहलाता है टायरोसिनेज। एक स्पेशल ऑर्गेनेली होता है मेलानोसाइट्स के अंदर जिसको मेलानोसोम्स बोलते हैं। ये ऑर्गेनेली मेलानिन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। Exposure to UV light increases the enzymatic activity within the melanosomes and so increases the melanin production। कि जिस तरह से UV लाइट का एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो फिर जो मेलानोसाइट्स का DNA है वो डैमेज होगा। उसके डैमेज के रिज़ल्ट में आपके मेलानिन प्रोड्यूसिंग जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी इन्हांस हो जाएगी, मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। Both the amount and the darkness of the melanin increases upon the UV exposure, which gives the skin a tanned appearance and helps to protect the body against further UV radiation. अगेन उसी तरह से कि टैन जो है ये लॉस्ट हो जाता है जब आपके मेलानिन कंटेनिंग केराटिनोसाइट्स जो हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं फ्रॉम द स्ट्रेटम कॉर्नियम, के जो पुराने सेल्स जो थे वो जब स्किन से उतर जाएंगे तो वो जो टैन है वो रिलीज़ हो जाएगा। सो विद इन द लिमिट्स मेलानिन जो है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है। डार्क स्किन्ड इंडिविजुअल्स जो हैं उनके पास ज़्यादा मेलानिन होगा एपिडर्मिस के अंदर, और इसी वजह से उनका जो स्किन कलर होगा वो ब्राउन टू ब्लैक जो है वो वेरी करेगा। The skin of the light-skinned individuals which has a little melanin in the epidermis appears translucent and its color ranges from pink to red depending upon the oxygen content of the blood moving through capillaries in the dermis। कि अब ऐसे individuals जिनके पास मेलानिन कम है उनका स्किन कलर जो है वो पिंक टू रेड जो है वो वेरी कर रहा होता है। दिस रेड कलर इज़ ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है कि एक ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है। येलोइश कलर जो है वो कैरोटीन की वजह से आता है स्किन के अंदर, विच इज़ अ येलो ऑरेंज पिगमेंट, ठीक है। और ये पिगमेंट जो है वो विजुअल आपकी जो आई है उसमें भी रिक्वायर्ड होता है ये पिगमेंट। सो जो कैरोटीन है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर या फिर फैटी एरियाज़ ऑफ द डर्मिस के अंदर या फिर सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर जो है वो स्टोर हुआ होता है जब आप ऐसी डाइट लेते हो जिसमें कैरोटीन ज़्यादा होती है। और लाइट स्किन्ड इंडिविजुअल के अंदर फिर वो ऑरेंज कलर स्किन में अपीयर होना शुरू हो जाता है, येलोइश ऑरेंज सा कलर, ड्यू टू दिस कैरोटीन स्टोरेज। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कि स्किन के पाम के हैंड एंड सोल के ऊपर एक पैटर्न डेवलप हुआ होता है एपिडर्मिस के ऊपर,
उस पैटर्न को हम फिंगरप्रिंट्स या फुटप्रिंट्स बोलते हैं। ये पैटर्न जो है हर इंडिविजुअल के लिए होता है और ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है कि हमारे पास बहुत सारे अगर आप इसकी फिंगरप्रिंट्स की या फुटप्रिंट की डेफिनेशन करो तो सीरीज़ ऑफ रिजेस एंड ग्रूव्स इन सर्कुलर पैटर्न जो है वो हमारे पास फिंगरप्रिंट्स या फुटप्रिंट्स कहलाता है। जेनेटिकली जो है ना वो डिटरमिन्ड होता है जब फीटल लाइफ जो है वो भी थर्ड उसमें चल रही होती है, थर्ड मंथ में, तभी जो है ना ये पैटर्न डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। आफ्टर बर्थ ये सिर्फ इन्हांस करता है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम रहता है, सिर्फ साइज़ बड़ा होता है बर्थ के बाद, बाकी सारा सेम रहता है एक इंडिविजुअल के लिए। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स क्रीसेस है कि जॉइंट के ऊपर जो फ्लेक्सर लाइंस ओवर द जॉइंट बन जाती हैं, ये जॉइंट के ऊपर आपको जो स्किन की लाइंस नज़र आ रही हैं इसको हम स्किन क्रीसेस बोलते हैं। इसके ऊपर यानी जॉइंट्स के ऊपर की ये जो स्किन होती है ये थिन स्किन होती है। नेक्स्ट इज़ लैंगर्स लाइंस। ठीक है, इनको हम टेंशन लाइंस भी बोलते हैं और ये वो लाइंस हैं, ये सर्जन्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ये वो लाइंस हैं जो नीचे पड़े हुए मस्कुलर स्ट्रक्चर की फाइबर्स की अरेंजमेंट को बताती हैं। जो सर्जन होता है वो इन्हीं लाइंस की डायरेक्शन में कट लगाते जाता है और इस तरह से स्कार फॉर्मेशन जो है यानी ज़ख़म जो है वो एक तो स्किन को खोलना आसान हो जाता है ड्यूरिंग द इंसिजन प्रोसेस, कट करना इजी हो जाता है सर्जन के लिए, और स्कार या ज़्यादा ज़ख़म नहीं होता बॉडी के अंदर क्योंकि जैसी उसकी फ़ाइबर्स की ओरिएंटेशन है, फ़ाइबर्स की अरेंजमेंट है, उसी डायरेक्शन में सर्जन कट लगाता जाता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम चलते हैं हाइपोडर्मिस के ऊपर, ये सुपरफिशियल फेशिया के ऊपर। ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, स्किन का पार्ट नहीं है और ये डिफ़र करती है उसी तरह से जैसे स्किन डिफ़र करती है बॉडी के डिफरेंट रीजन्स के अंदर। कहीं पे ये थिन लेयर होगी, जहाँ पे थिन लेयर है यानी लूज़ कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, सिर्फ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होगा। और बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जैसे हमारे पास अगेन उसी तरह से पाम्स एंड सोल्स वगैरह हो गए। तो ऐसे रीजन्स, बॉडी के कुछ ऐसे रीजन्स भी होंगे जहाँ पे ये हाइपोडर्मल लेयर जो है वो थिक होगी और उसके अंदर एडिपोज टिश्यूज़ यानी कोलेजन फाइबर्स भी होंगे। ठीक है, फाइबरस बैंड्स भी होंगे, बाकी जैसे सारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, और साथ साथ एडिपोज टिश्यूज़ भी होंगे। द सबक्यूटेनियस लेयर सर्व एज अ स्टोरेज डिपो फॉर द फैट, यानी अभी हमने पढ़ा कि उसके अंदर क्या होते हैं, फैट सेल्स होते हैं। हम सबसे पहले जो डायग्राम देख कर आए थे उसमें हमने देखा था कि येलो कलर का जो है वो स्ट्रक्चर एक लेयर नज़र आ रही है। ये जो फैट डेपोजिशन है ये क्या है कि ये फैट स्टोरेज के तौर पर काम करती है। जब बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर्स डिप्लेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं तो यहाँ से फ़ैट जो है वो निकाला जाता है। ठीक है, और उस फैट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया जाता है। द अमाउंट ऑफ फैट डिपॉजिटेड इन द सबक्यूटेनियस रीजन्स वेरी करती है डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर। अगर कोई लीन पर्सन मेरी तरह का होगा तो उसके अंदर जो फैट की डिपोजिशन होगी वो बहुत थिन लेयर होगी, जबकि कोई ओबीस इंडिविजुअल जो होगा उसके अंदर अच्छा खासा फैट जो है वो डिपॉजिट हुआ होगा। डर्मस की तरह जो सबक्यूटेनियस लेयर है इसके अंदर भी हमारे पास कुछ नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि डिफरेंट सेंसेशंस को लेकर जाती हैं। जो मार्कर सेल्स थे वो टच की सेंसेशंस को लेकर गए थे। सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर हमारे पास कार्पोसेल्स होते हैं जो कि प्रेशर की सेंसेशंस को लेकर जाते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ द सबक्यूटेनियस लेयर, सबसे पहले तो ये कि हमारे पास ये फंक्शन करती है एज अ लूज बाइंडिंग टिश्यू जो कि यूनाइट करती है स्किन को विद द डीपर स्ट्रक्चर्स। जो सबक्यूटेनियस लेयर से नीचे पड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, बोन्स हो गई, मसल्स हो गई, उनको ऊपर पड़ी हुई स्किन के साथ बाइंड करता है या जोड़ के रखता है। कुछ ऐसे रीजन्स हैं जैसे अगेन उसी तरह से सोल्स या पाम्स वगैरह, वहाँ पे ये टफ़ पैड के तौर पर काम करता है ताकि ये जो आपका प्रेशर पॉइंट्स हैं या जो ये शॉक एब्जॉर्बिंग
के तौर पर काम कर सके और प्रेशर को जो है वो ईज़िली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, और नीचे पड़े हुए जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, ये मसल्स हैं, बोन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सके। इसके साथ साथ अभी हम देख कर आए कि फ़ैट को स्टोर किए हुए होता है, तो फिर ये हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। नाउ फंक्शंस ऑफ द स्किन, सेंसेशन के तौर पर काम करेगा, सेंसेशंस लेकर जाएगा और लेकर आएगा, लेकर जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास प्रोटेक्शन, अभी हमने देखा कि एक तो आउटर मोस्ट बैरियर है, बाहर से आने वाली चीज़ों से की एंट्री, वाटर की लॉस से प्रोटेक्ट करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन, कि स्वेट ग्लैंड जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन में इन्वॉल्व है। हीट ज़्यादा हो गई है बॉडी के अंदर तो स्वेट से रिलीज़ कर देगा, और अगर कम हो गई है तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन, एरेक्टर पिलाई मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हीट जनरेट करेगी। एब्जॉर्प्शन, सन रेज को एब्जॉर्ब करता है। सिक्रीशन, अगेन स्वेट ग्लैंड में डिफरेंट किस्म की सिक्रीशन एक्सक्रीशन हो जाती है। विटामिन डी की सिंथेसिस, स्टोरेज, पीएच रेगुलेशन एंड रिपेयर आफ्टर द ट्रॉमा, दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस। अब हमारे पास है इंटेगुमेंटरी सिस्टम की ब्लड सप्लाई। एपिडर्मस लेयर तो एवेस्कुलर है, उसका काम ख़त्म हो गया। जो उसके नीचे पड़ी हुई डर्मस लेयर है वो होती है ब्लड के थ्रू सप्लाई। उसमें हमने पढ़ा था कि ब्लड की वेसल्स आती हैं। अब कुछ आर्टरीज जो होंगी वो डायरेक्टली स्किन के नीचे पड़े हुए जो स्केलेटल मसल्स हैं वहाँ से कुछ आर्टरीज जो हैं ब्रांच दे देंगी जो कि स्किन को सप्लाई करेंगी। इसके अलावा हमारे पास 2 प्लेक्सेस होती हैं, यानी 2 नेटवर्क्स होते हैं जो ब्लड को सप्लाई करते हैं इनटू द डर्मल लेयर ऑफ द स्किन। उनमें से एक क्यूटेनियस प्लेक्सेस है जो कि कहाँ पे पड़ा हुआ होता है, एट द जंक्शन ऑफ डर्मिस एंड द सबक्यूटेनियस लेयर, और ये ब्रांचेस को भेजता है टू सप्लाई द ब्लड टू सेबेशियस ग्लैंड, टू स्वेट ग्लैंड एंड टू द हेयर फॉलिकल्स। इसके अलावा एक और प्लेक्सेस है जिसको हम पेपिलरी प्लेक्सेस बोलते हैं, और ये किस रीजन पे पड़ा हुआ है, एट द रीजन ऑफ पेपिलरी रीजन, ठीक है, यानी डर्मल लेयर के पेपिलरी रीजन के अंदर पड़ा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर पड़ा हुआ है क्यूटेनियस प्लेक्सेस से, और ये ब्लड को सप्लाई करता है डर्मल पेपिलाई में और सुपरफिशियल पोर्शंस ऑफ द हेयर फॉलिकल, यानी उससे थोड़ा सा ऊपर पड़ा है तो उससे ऊपर पड़े हुए स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करता है। अब एक बात है कि आर्टरीज जो है ना वो वेन्स को फॉलो करती हैं, यानी जिस नाम की आर्टरी आएगी या जहाँ जहाँ से जो आर्टरी आएगी उसी तरह से वीनस भी होगा। तो जिस तरह से आर्टेरियल प्लेक्सेस हैं वैसे ही वीनस प्लेक्सेस भी होंगे जो ब्लड को वापस लेकर आएंगे। न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन्स जो हैं वो ऊपर पड़ी हुई एवेस्कुलर एपिडर्मिस को डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो सप्लाई की जाएंगी। द एपिडर्मल सेल्स ऑफ स्ट्रेटम बेसिलाई जो डर्मल लेयर के पास पास पड़े हुए सेल्स होंगे उनको अच्छी खासी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिलती रहेगी। जितने सेल्स की लेयर्स दूर होती रहेगी डर्मस लेयर से वैसे वैसे उनको न्यूट्रिशन जो है वो कम मिलती रहेगी, और एट दी एंड ये होगा कि जैसे हम देख कर आए थे ग्रैनुलोसम की लेयर में पड़े हुए जितने भी सेल्स थे वो डेड हो चुके थे। तो जैसे जैसे वो दूर होते रहेंगे डर्मस से वैसे वैसे सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे और उनकी जो है वो डेथ हो जाएगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो बात नहीं समझ आएगी वो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।